नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए दोबारा से एक Q&A वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में कि उसमें क्या क्या खूबियां होने वाली है। और इसके अलावा भारत ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहा है, तो उस इंजन के बारे में भी जानेंगे कब तक वो बनकर तैयार होगा और इसके अलावा कब तक भारत को स्वदेशी लॉन्ग रेंज का XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, कब तक वो भारतीय सेना में शामिल होगा और कितना वो कैपेबल होगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उसकी होने वाली है। इसके अलावा भारत का जो घोस्ट प्रोजेक्ट 18 क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा कैपेबल होने वाला है, कितना ज़्यादा घातक वो होगा। और इसी के साथ हम जानेंगे भारत की SSN क्लास सबमरीन के बारे में कितनी जो प्रोग्रेस है उस प्रोजेक्ट के ऊपर हुई है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में मैं उनका आंसर कर सकूं। सारे क्वेश्चंस का एक बार में आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है और कुछ कमेंट को यूट्यूब खुद से स्पैम के चलते जो है डिलीट कर देता है, तो ये मत सोचना कि मैं किसी कमेंट को डिलीट करता हूं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है रवि मौर्य जी की तरफ से, जो कहते हैं यूएसए के 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले तो जो यूएसए है वो FA-XX नाम से एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है जिसे वे 2030 तक कमीशन करना चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जो डिटेल्स और जो स्पेसिफिकेशंस है वे पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन इसके लिए यूएसए ने 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला XA-200 जो इंजन है उसकी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें साफ होता है कि ये जो फाइटर जेट है इसका वेट लगभग 30 टन से ज़्यादा होगा और ऐसे लगभग 600 एयरक्राफ्ट जो है यूएस नेवी और साथ में यूएसए की एयरफोर्स ऑर्डर कर सकती है। तो ये पावरफुल इंजन के कारण जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उनको फायर करने में कैपेबल होगा, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट की एक नीड है। और इसके अलावा भी आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए स्पेशल अलग से फाइटर जेट को जो है तैयार करना पड़ता है, जैसे कि FA-18 ग्रोवलर और J-16D इसके प्राइम एग्जाम्पल बन चुके हैं। और इसके अलावा भी दुनिया में काफ़ी फाइटर जेट है जिनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए रेडी किया गया है। तो इस फाइटर जेट में रडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर को इतना ज़्यादा मैसिव स्केल के ऊपर इन्हेंस कर दिया जाएगा कि ये उनके रोल को अकेला करने में कैपेबल होगा। और इसी के साथ ये अनमैन्ड होगा, यानी कि इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसे ग्राउंड से ही जो है कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसी के साथ ग्राउंड, एयर और साथ में जो नेवल एसेट्स होते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेशन करने में कैपेबल होगा। हालांकि आज के जो फाइटर जेट हैं वे भी करने में कैपेबल है, लेकिन ये उनसे कहीं ज़्यादा जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करने में कैपेबल होगा और कम टाइम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकेगा। और आज की तारीख में जिस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट रडार के ऊपर काम हो रहा है, चाहे उसमें आप नॉर्मल रडार को ले लीजिए या फिर क्वांटम रडार को ले लीजिए, तो एक टाइम पर जो ये रडार है ये स्टेल्थ को बीट कर चुके होंगे, तब इसके जो एवियोनिक्स जैमर्स हैं वे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो इसको यूएस आने वाले समय में जो उनके फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे जो कि 1 लाख टन वजनी होंगे उनसे यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। अगर आप खुद यूएस मीडिया की माने तो उन्होंने इस फाइटर जेट का जो पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार कर लिया है और इसके अलावा जो यूएसए है वो 2020 सितंबर में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे भी कंडक्ट कर चुका है। तो यानी कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस यूएसए कर चुका है और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी में भी यूएसए 5th जनरेशन की तरह काफ़ी ज़्यादा आगे रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन में अजीत रॉय जी कहते हैं ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो देखिए दोस्तों, जो ड्राई कावेरी इंजन है ये कावेरी इंजन का ही एक छोटा वेरिएंट होगा, जिसमें से जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बाद ये 48 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा, जबकि आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ये लगभग 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है। और इसके बाद एरो इंडिया 2021 में इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो भी शो किया गया था और 2024 तक इस इंजन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और उस समय तक इसे जो IFR यानी कि इनिशियल फ्लाइट रिलीज है वो भी मिल जाएगा। और इससे पहले 2020 में जो इसका पहला प्री प्रोटोटाइप था उसकी टेस्टिंग की गई थी, जिसमें जो ग्राउंड ट्रायल्स थे उनको कंप्लीट किया गया था। और इसके अलावा जो लोग भारत का मजाक बनाने की मंशा से इस इंजन को जो है एक बड़ा फेलियर बताते हैं, तो ये जो प्रोटोटाइप है ये उनके लिए जवाब है। और
और इसके अलावा जो कावेरी की टेक्नोलॉजी है जैसे कि फेडेक्स सिस्टम और इसके अलावा फैन ब्लेड, तो उनका जो इस्तेमाल है वो इंडिया और साथ में यूके के जॉइंट वेंचर के तहत बनने वाले इंजन में भी किया जाएगा। और इस ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल जो हमारा आने वाले समय में स्टेल्थ ओरा होगा जो कि लगभग 15 टन के आसपास का होने वाला है, तो उसमें भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और स्पेसिफिकली इसे उसी के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है मनोज जी की तरफ से, जो कहते हैं XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम कब तक बनेगा। तो देखिए दोस्तों, XRSAM यानी कि एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये एक लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो कि भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होगा, जिसकी जो रेंज है वो 250 से 350 किलोमीटर तक होगी। और इसके अलावा जो हमारे पास आकाश NG और साथ में MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है जिनकी रेंज 70 से लेके 100 किलोमीटर तक है। और इसके बाद हमारे पास जो S-400 है वो भी आएगा जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक होगी। तो उनके बीच का जो गैप है वहां पर इसको लगाया जाएगा, उसे ये फिल करेगा। तो 250 किलोमीटर की रेंज में ये स्टेल्थ फाइटर जेट, UCAV और इसके अलावा जो सी स्किमिंग मिसाइलें होती हैं और जो क्रूज मिसाइलें होती हैं और जो काफ़ी छोटे ड्रोन होते हैं उनको मार गिराने में कैपेबल होगा। और 350 किलोमीटर की रेंज में जो ज़्यादा बड़े RCS वाले टारगेट होते हैं जैसे कि अवॉक्स, बॉम्बर, हेलीकॉप्टर या फिर जो रिफ्यूलर टैंकर वगैरह होते हैं उनको ये मार गिराने में कैपेबल होगा। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करेगी, जिसमें नेवी, इंडियन आर्मी और साथ में हमारी इंडियन एयरफोर्स शामिल रहेगी। तो इसे 2024 तक कमीशन करने का प्लान है और इसके लिए जो रडार और एंटीना है उनके लिए टेंडर भी जारी किया गया था, जिसमें से जो 5 मीटर बेस और साथ में 30 मीटर लेंथ वाला जो एंटीना है उसके लिए हाल ही में जो टेंडर है वो जारी किया गया था। तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है उसे कम करने के लिए इसे जो बराक एयर डिफेंस सिस्टम है उसी को बेस करते हुए बनाया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में प्रदीप सेन जी कहते हैं, प्लीज टेल अस अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट 18 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्ट्रॉयर। तो देखिए दोस्तों, जो चीन है उसने 2017 में दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर अपने बेड़े में शामिल किया था और वो इस धरती का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर था जो कि लगभग 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है और इसी के साथ अच्छी खासी जो फायर पावर है उसको लेकर के चलता है। लेकिन उसके बाद अब भारत ने भी जैसे ही हमारे यहाँ पर नेवल एसेट्स को बिल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ी है, तो अब भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बनाएगा जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 14,000 टन वजनी होगा, यानी कि ये चाइना के डिस्ट्रॉयर से भी भारी होगा। और इसके अलावा ऐसे 6 डिस्ट्रॉयर को प्लान किया गया है कि इनको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा और इसका जो पहला डिस्ट्रॉयर है वो 2030 या फिर 32 में कमीशन किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो 6.5 से 7 बिलियन US$ तक होगी। और वेपन्स की बात करें तो इसमें हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 और इसके अलावा XRSAM का नेवल वेरिएंट, VL अस्त्र मिसाइल और साथ में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको भी इंस्टॉल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें बराक ER जो कि 150 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है उसको भी इंस्टॉल किया जाएगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है जिसको DRDO बना रही है उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर जो वेपन्स है उनको ले जाने में कैपेबल होगा। तो इस डिस्ट्रॉयर को जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर है उनकी सफलता के तहत बनाया जाएगा और इसे जो हमारा मंझगांव डॉक लिमिटेड है वो बनाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जो है अबीर बोस जी की तरफ से, जो कहते हैं इंडिया के SSN अटैक सबमरीन का एक वीडियो दीजिए। तो देखिए दोस्तों, SSN क्लास के जो सबमरीन होते हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं और ये अपने साथ क्रूज मिसाइल, टोरपीडो और इसके अलावा ये सबमरीन एंटीशिप मिसाइल को भी कैरी करने में कैपेबल होती है। तो ये जो सबमरीन होती है ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होने के साथ फास्ट अटैक या फिर एक्शन के लिए जो है डिज़ाइन की जाती है। और इसके अलावा अभी भारत के पास कोई भी SSN क्लास की सबमरीन मौजूद नहीं है। हमारे पास INS चक्रा मौजूद थी लेकिन उसको अब दोबारा से जो रशिया है उसको वापस कर दिया गया है और अब इंडियन नेवी को 2025 में रशिया से एक और SSN क्लास की जो सबमरीन है वो मिल पाएगी।
तो इसी के साथ भारत खुद से भी जो SSN क्लास की सबमरीन है उनको बनाएगा, जिसे हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनाएंगे। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 75I है उसके तहत हम डीजल इलेक्ट्रिक SSK क्लास की जो सबमरीन है उनको बनाएंगे। तो इनमें भी आपको जो कन्फ्यूजन है वो अब नहीं होगा। तो भारत इनको विशाखापट्टनम शिपयार्ड में बनाएगा और इसके अलावा ऐसे 6 SSN को यहाँ पर भारतीय नेवी में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो $16 बिलियन तक होगी। तो पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट होता है उससे भी ये कहीं ज़्यादा है। तो इनका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन तक रहने वाला है और इनमें 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगने की बजाय इसमें 190 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वेपन्स में ये अपने साथ वरुणास्त्र टॉर्पीडो, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल और इसके अलावा जो एंटी शिप क्रूज मिसाइलें होती हैं उनको कैरी करने में कैपेबल होगी। और साथ में जो मिश्र धातु निगम है वे इनके हल सेक्शन के लिए खास तौर के जो मजबूत एलॉय है उनको डेवलप कर रहे हैं। और साथ में 2020 में जो फरवरी का मंथ था तो उस समय इनका जो डिज़ाइन है उसका जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट कर लिया गया था और अब जो फाइनल डिज़ाइन होगा उसे गुरुग्राम सबमरीन डिज़ाइन ग्रुप से क्लियरेंस मिलेगा। और इसके बाद 2023 या फिर 24 में इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाएगा। शुरुआत में जो 3 सबमरीन है वे बनाई जाएगी और इसके बाद 3 और सबमरीन को भारत बनाएगा। तो जो पहली सबमरीन है वो लगभग 2030 या फिर 32 में कमीशन की जाएगी और हर साल 2 या फिर 2.5 साल के गैप में एक नई सबमरीन इंडियन नेवी को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस यहां पर क्लियर हुए होंगे और इसके अलावा आप भी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो क्वेश्चंस है उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। तो इसी के साथ Q&A वीडियो में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है तो उसके लिए प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।